Hello everybody. Good morning, Sarvojana Namaskar. How are you? And your family, your friends? Everybody is okay? Very good, I hope so. I'm also very good with my family. In today's class, I will explain you the rest part of conjunction, or it will be the last class of conjunction. I will close the lesson today. Okay. Let us begin. Let us begin the lesson. जैसा मैंने कल बताया था आपको सबऑर्डिनेट क्लाउज, याद होगा आपको क्या बताया था? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जब मैंने बताया था आपको, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बताने से पहले शायद मैंने ये भी बात बताई थी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लाउज के बीच में या फिर पहले यूज होता है। मतलब आप जब क्लॉज वाला लेसन पढ़ेंगे, जब आप क्लॉज वाला लेसन पढ़ेंगे तब वहां आपको पूरा का पूरा कंजंक्शन साफ साफ दिखेगा। कौन सा कंजंक्शन? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, मतलब ये कि पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज होता है। अब बोलेंगे कि क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज का लंबा चैप्टर किसी और क्लास में आपको मिलेगा, लेकिन आज थोड़ा सा मटेरियल मिलेगा। उसका थोड़ा सा मटेरियल क्या मिलेगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं किसको? एक्चुअली क्लॉज होता क्या है? क्लॉज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस भी कह सकते हैं उसको। क्लॉज को एक सेंटेंस भी कह सकते हैं और पार्ट ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, वैसे ही एक क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अंतर दोनों में क्या है? कोई अंतर नहीं। एक होता है कि जब आप क्लॉज पढ़ते हैं, माय डियर, क्या पढ़ते हैं? क्लॉज, जिसको हम पढ़ते हैं हिंदी में उपवाक्य। आपने पढ़ा होगा हिंदी ग्रामर में लास्ट क्लास में, या फिर क्लॉज भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, जिसको हम हिंदी में उपवाक्य से जानते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं माय डियर, जिसको कहते हैं एक को मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। मतलब एक को तीन नाम से जानते हैं। ओके, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, और इसका जो सेकंड विंग होता है वो होता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर बोलते हैं इसको डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, बात समझ गए? ये होता है आपका क्लॉज। अब आप जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसा मैंने बताया कि टोटल का टोटल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है ये फिर से मैं बता दूं कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, कि दिस इज द पेन दैट आई bought yesterday। ये हमने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पे लिखा है दिस इज द पेन दैट आई बॉट yesterday। मतलब ये वही कलम है, ये वही पेन है जिसको मैंने कल खरीदी थी, अब क्या होता है कि एक क्लॉज क्या करता है, एक क्लॉज में दो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, दो छोटे छोटे, एक पार्ट आप ये समझ लीजिए और दूसरा पार्ट आपका ये वाला, एक सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस। समझ में आ रही है? ये मैंने बताया पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। मतलब एक क्लॉज का दो पार्ट हो गया, जिसमें एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। मतलब एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है, और उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला ये वर्ड है जिसको हम ज्वाइनिंग वर्ड कह सकते हैं या फिर कंजंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ है? कंजंक्शन का काम ही होता है दो वर्ड को जोड़ना, दो फ्रेज को जोड़ना, दो क्लॉज को जोड़ना, दो स्टेटमेंट को जोड़ना। तो इसमें क्या किया, दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को जोड़ दिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंजंक्शन। ओके, अब बात आती है कि हम इसमें क्या पढ़ना है एक्चुअली। अभी मैं बता रहा था कि प्रिंसिपल क्लॉज कैसे पहचानते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानते हैं।
तो प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसको अपना मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे का सपोर्ट नहीं लेना पड़े। प्रिंसिपल क्लॉज स्टैंड्स इटसेल्फ, गिव्स इट मीनिंग इटसेल्फ। बात समझ रहे हैं? वो अपना मीनिंग खुद देता है, उसमें किसी बात की कोई कमी नहीं होती है। दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपना मीनिंग खुद नहीं देता है, उसको अपने मीनिंग को कंप्लीट कराने के लिए इस मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है। इसकी सहायता से ये अपनी मीनिंग कंप्लीट कर पाता है। समझ रहे हैं? लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट होता है, इसको अपना मीनिंग देने के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसको इसकी ज़रूरत होती है। बात समझ गए? मतलब जिसको अपना मीनिंग देने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़े वो होता है मेन क्लॉज, और जिसको ज़रूरत पड़ गया वो हो गया सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट। अब इसमें बताते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, तो ये देखिए, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन। इसका मतलब क्या निकालेगा आप? अगर हिंदी में निकालेंगे तो बोलेंगे यह एक कलम है या फिर यह कलम है, ये निकालेंगे। अगर हिंदी में आप ऐसा सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं तो ये पूरी की तरह गलत है, क्योंकि यहाँ पे द लगा हुआ है, ये इनकम्प्लीट। और ये यहाँ जो लिखा है आई हैव बॉट, आई हैव बॉट स्टडी, आई बॉट स्टडी, मैंने खरीदा, मैंने यहाँ लिखे मैंने कल खरीदा। यहाँ पे सेंटेंस सेम है, एकदम क्लियर है सेंटेंस कि मैंने कल खरीदा, कुछ खरीदा। मतलब ये अगर कुछ इनकम्प्लीटेशन दिखा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट की कमी है कि उसने क्या खरीदा, बस ऑब्जेक्ट की कमी है। लेकिन बात ये समझ में आ जाती है कि हमने क्या खरीदा, कुछ ना कुछ तो खरीदा है, क्या खरीदा ये नहीं बता रहे, ऑब्जेक्ट नहीं बता रहे। लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, इसके पास एक सब्जेक्ट भी है, इसके पास एक वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब से भी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। दूसरी तरफ उसके बात करेंगे कि अगर हमें दोनों तरफ से कहीं से भी कोई कंप्लीट सेंस अगर नहीं निकल पाता है, कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं निकल पाता है, तो सेंटेंस के बीच में से कहीं से भी कोई भी वर्ड उठाकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना लें। और कंप्लीट सेंटेंस बनाने के बाद जो रेस्ट पार्ट उसमें बचेगा उसको सबऑर्डिनेट कहेंगे। निकालते हैं कहीं से भी, यहाँ से निकालिए, दिस आई बाउट द पेन स्टडी, आई बाउट द पेन स्टडी, जैसे लिखेंगे आई बाउट द पेन स्टडी। ये कंप्लीट मीनिंग हो गया, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है और एडवर्ब भी कंप्लीट हो गया। इसकी मान लिया कि हमने यही बात, यही सेंटेंस केवल लिखे, तो बताइए इसकी मीनिंग देने के लिए किसी वर्ड की जरूरत हो रही है? नहीं हो रही। तो ये हो गया आपका मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसके बाद जो रेस्ट पार्ट बच गया है वो हो गया सबऑर्डिनेट। रेस्ट पार्ट क्या बच गया? दिस बच गया, इज बच गया, और क्या बचा है? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बच गया, एक बच गया द, आई भी लिख लिया, बॉट भी लिख लिया, द पेन भी लिख लिया, स्टडी भी लिख लिया, दैट है, दिस इज दैट। बताइए दिस इज तो दैट है, इसका कोई मीनिंग आ रहा है या हुआ है? क्या? कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। मतलब इसको अपनी मीनिंग देने के लिए इस सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है। समझ रहे हैं? ये अपने आप में एक कंप्लीट है और इसको मीनिंग देने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है। और वैसा सेंटेंस जिसको अपना मीनिंग देने के लिए दूसरे का हेल्प लेना पड़े वो होता है सबऑर्डिनेट, होता है सबऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में या फिर पहले आता है, बीच में या फिर पहले आता है। कभी कभी सेंटेंस के बीच में आ जाता है, कभी कभी सेंटेंस के पहले आ जाता है। ठीक है, तो पहचानना इसको, इतना बात आप समझ लें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉर्लेटिव कंजंक्शन की। आपने पढ़ा था कॉर्लेटिव कंजंक्शन।
कॉर्लेटिव कंजंक्शन जो हमेशा पेयर में आता है, कैसे आता है? पेयर में। 5 हमने बताया था आपको पहले वाले क्लास में, कंजंक्शन के पहले क्लास में बताया था 5 होते हैं कॉर्लेटिव कंजंक्शन, वो हमेशा पेयर में आता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे आप एग्जाम्पल में, नॉट ओनली बट ऑल्सो। याद आ रहा है कुछ? बताया था ना 5 इस तरह से, आज फिर नहीं बताएंगे, आपको याद नहीं तो पिछला वाला वीडियो देखेंगे। इस तरह से पेयरिंग जो कंजंक्शन होते हैं, मतलब हमेशा वो अलग अलग यूज नहीं होते, एक साथ यूज होते हैं, और केवल का केवल वो 5 होता है। नॉट ओनली, नीदर, नॉर, आइदर और, बता ही दिया कि मना कर रहे थे कि नहीं बताएंगे, लेकिन फिर बताएंगे। बात समझ में? तो ये जो पेयरिंग वाले कंजंक्शन होते हैं वो कहलाते हैं कॉर्लेटिव कंजंक्शन। इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे हमने लास्ट क्लास में, सबसे पहले क्लास में पढ़ा था कि एक सेंटेंस को कंजंक्शन से जब ज्वाइन करते हैं, एक वर्ड को कंजंक्शन से जब ज्वाइन करते हैं तो दोनों तरफ पैरेलल होना चाहिए। जिस किसी नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, या जो किसी को भी हम ज्वाइन करें कंजंक्शन से, वो दोनों तरफ से पैरेलल होना चाहिए, दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ से सेम रैंक होना चाहिए, तब हम ऐड करते हैं। और वही चीज़ यहाँ फिर से पढ़ेंगे कि जब कॉर्लेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं एक सेंटेंस में, तो दोनों तरफ पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल नहीं हुआ तो वो सेंटेंस गलत है। और इस तरह के सेंटेंस में फिर से बता दूं, कॉमन एरर में पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है? कॉमन एरर। चलिए शुरू करते हैं। कॉमन एरर में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले ये एक्चुअली किस सेंस में यूज होता है, तो इस सेंस की बात हो रही है कि मैं, सिर्फ मैं नहीं, तुम भी। अगर मैं, इफ आई एम अ स्टूडेंट और मेरा एक क्लासमेट है और हम दोनों ने होमवर्क नहीं किया, तो आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि मैं ही नहीं पिटाऊंगा बेटा, मेरे साथ तुम भी पिटाओगे। अब ये तुम भी जब ऐड करते हैं ना, मैं के साथ तुम भी, मतलब एडिशनल सेंस में यूज करते हैं। समझ रहे हैं? एडिशनल सेंस में इसको यूज करते हैं कि मेरे साथ किसी सब्जेक्ट के साथ कोई और सब्जेक्ट ऐड करना हो, तब एडिशनल सेंस में कि मैं तो पिटाऊंगा ही, मेरे साथ साथ तुम भी पिटाओगे। एडिशनल हो गया। और एडिशनल में इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे लिखा हमने नॉट ओनली मनीष is intelligent but also smart। ये हमने सेंटेंस देखिए, नॉट ओनली मनीष इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो स्मार्ट। अब देख रहे हैं यहाँ पे एडिशनल हो रहा है कि मनीष इंटेलिजेंट तो है ही, साथ ही साथ वो स्मार्ट भी ऐड हो रहा है। तो एडिशनल मोड में हमने नॉट ओनली और बट ऑल्सो ऐड कर रहा है। अब हमने ये सेंटेंस जो लिखा है, अब इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो लगेगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये है गलत। इसमें है कॉमन एरर। तो हाउ टू फाइंड कॉमन एरर इन द फील्ड ऑफ कॉर्लेटिव कंजंक्शन। कॉर्लेटिव कंजंक्शन के क्षेत्र में, कॉर्लेटिव कंजंक्शन के फील्ड में क्या बोलते हैं, कॉमन एरर कैसे ढूंढे? तो कॉमन एरर ढूंढने के पहले हमने बताया था कि दोनों साइड पैरेलल होना चाहिए, दोनों साइड का रैंक सेम होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंजंक्शन लगा हुआ है और यहाँ पे दोनों कंजंक्शन लगा हुआ है, और कंजंक्शन के आगे पीछे का वर्ड पैरेलल होना चाहिए। मतलब इधर नाउन है तो इधर भी नाउन या प्रोनाउन, इधर प्रोनाउन है तो इधर नाउन, इधर एडजेक्टिव है तो इधर एडजेक्टिव। बात समझ रहे? इधर एडवर्ब तो इधर एडवर्ब। बात समझ रहे? चलिए यहाँ पे देख लीजिए, नॉट ओनली लगा हुआ है, और नॉट ओनली किसके बाद लगा हुआ है? मनीष, जो एक नाउन है। बस समझ में आ रही है? ये एक कंजंक्शन है और ये कंजंक्शन किसी नाउन के पहले लगा हुआ है, और दूसरा कंजंक्शन ये है जो स्मार्ट नामक वर्ड से बना हुआ है, और स्मार्ट अपने आप में नाउन नहीं है, वो है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव।
अब देख लीजिए, हमने बताया कि इधर नाउन है तो इधर भी नाउन होना चाहिए, तभी वो कंजंक्शन से ऐड हो सकता है। लेकिन आप तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ नाउन है और यहाँ एडजेक्टिव है, मतलब सेंटेंस गलत है। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन होना चाहिए, तब सही है। अगर यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव होना चाहिए, तब सही है। कब? मतलब इस कंजंक्शन के पहले नाउन है तो इस कंजंक्शन के बाद भी नाउन होना चाहिए। अगर इसके बाद कोई एडजेक्टिव है तो ऑब्वियसली इसके बाद भी कोई एडजेक्टिव होना चाहिए, तब कंप्लीट हुआ। तब क्या करेंगे? ये गलत है, कैसे सुधारेंगे? कैसे सुधारेंगे? तो देखेंगे क्या देखेंगे कि इसमें दो नाउन होना चाहिए, तो दो नाउन इस पूरे सेंटेंस में कहीं है नहीं, तब दो नाउन को हटाएंगे कि यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन हम ऐड कर सकते हैं अगर दूसरा नाउन होता तो। लेकिन दूसरा नाउन सेंटेंस में है ही नहीं, तब दो एडजेक्टिव खोजते हैं। एक एडजेक्टिव ऑलरेडी दिख रहा है और दूसरा एडजेक्टिव यहाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? दो एडजेक्टिव मिल गया और इसी दोनों को हमें जोड़ना है। तब कैसे जोड़ेंगे? एक एडजेक्टिव के पहले कंजंक्शन लगा हुआ है, तो अब इस एडजेक्टिव के पहले हमें कंजंक्शन लगाना होगा। ये वाला कंजंक्शन यहाँ ट्रांसफर होगा और तब ये परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। फिर से मैं इसको बता दूं, मनीष is not only intelligent but also smart। अब ये सेंटेंस परफेक्ट हो गया। देख लीजिए, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले कंजंक्शन, एडजेक्टिव के पहले कंजंक्शन। अगर ऐसा है तब ये सेंटेंस सही हुआ, नहीं तो सेंटेंस गलत है, कॉमन एरर है। बात समझ गए? नहीं समझे तो और भी एग्जाम्पल ले देते हैं। बोर्ड साफ कर लें? बोलिए, कर लेते हैं। ठीक है, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, दे नीदर नीड फूड नॉर शेल्टर। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंजंक्शन को अंडरलाइन कर दिया है। जो नीदर और नॉर है, और ये पेयरिंग वर्ड है, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये पेयरिंग कंजंक्शन होते हैं, अकेला अकेला कभी भी यूज नहीं होते। और जो पेयर में यूज होते हैं उसको कहते हैं कॉर्लेटिव कंजंक्शन। और इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। जो पेयर में होते हैं उसके दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। अब आप इस सेंटेंस को ऑब्जर्व कीजिए और ये पता कीजिए कि क्या ये सेंटेंस पूरी तरह से बैलेंस है, क्या ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अरे हम तो भूल ही गए थे, आप ऑनलाइन नहीं है वीडियो में। सर हम खुद सॉल्व करते हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे देखेंगे जो कंजंक्शन लगा हुआ है, एक कंजंक्शन लगा हुआ है किसी वर्ब के पहले। पहला कंजंक्शन किसी वर्ब के पहले और दूसरा कंजंक्शन किसी नाउन के पहले। शेल्टर मतलब, शेल्टर समझते हैं ना, झोपड़ी वगैरह, मतलब अपने आप को कहीं पर ठहराने का जो शेल्टर होता है, छत हो या झोपड़ी हो या कुछ भी हमारे सिर के ऊपर हो जो हमको ढक के रखता है, वो शेल्टर कहलाता है। तो शेल्टर एक नाम है, एक प्लेस है, ठीक है ना, और प्लेस भी एक नाम ही होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कंजंक्शन है ये किसी वर्ब के पहले है और ये जो कंजंक्शन है ये किसी नाउन के पहले है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। या तो अब क्या करेंगे, जब बैलेंस नहीं है तो इसके बाद वाले जो वर्ब हैं, या तो इसको वर्ब, इसको भी वर्ब बना लीजिए या फिर इसको नाउन बना लीजिए। दोनों तरफ वर्ब ही होना चाहिए या फिर दोनों तरफ नाउन ही होना चाहिए, तब सही हो। बात समझ रहे? तब इसको सही करें, सही करें। हाँ, सही कैसे करें? ये वर्ब है और एक ही वर्ब है इसमें, दूसरा कोई वर्ब नहीं। तो दूसरा ऐसा कौन वर्ड है जो दो है? इस सेंटेंस में ऐसा दो कौन वर्ड है जो दो है? उन दोनों को ढूंढिए तो पता चलेगा ये फूड भी एक नाउन है, फूड भी एक नाउन है और शेल्टर भी एक नाउन है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों को दोनों नाउन हो गए और दो नाउन हमें सेम चाहिए होता है किसी कंजंक्शन को ऐड कराने के लिए, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अब ये क्या कीजिए, एक जो कंजंक्शन है इसके पहले यूज होगा और एक कंजंक्शन तो ऑलरेडी इसके पहले यूज हो चुका है, तो इसका सही क्या बनेगा? दे नीड, ये पहले आ गया, ये बाद में चला जाएगा। दे नीड नेदर फूड नॉर शेल्टर।
समझ में आ गई बात? बोलिए, नहीं बोलेंगे? मत बोलिए। क्लियर हो रहा है ना? चलिए वेरी गुड। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, दे दें? They neither play cricket nor football. ये सेंटेंस दिख रहा है। They neither play cricket nor football. मतलब ये लोग ना क्रिकेट खेलते हैं और ना फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है? अब इसमें फिर से कॉमन एरर है, कॉमन एरर ढूंढिए। ये जो दो कंजंक्शन लगा हुआ है, एक कंजंक्शन प्ले के पहले और दूसरा कंजंक्शन फुटबॉल के पहले, तो पाएंगे ये एक वर्ब है और ये एक नाउन है। फिर से यही वाला सेंटेंस है, तो क्या करेंगे? दो नाउन खोजेंगे या फिर दो वर्ब खोजेंगे। तो खोजेंगे तो वर्ब एक ही है लेकिन नाउन दो है। हो गया ना? नाउन दो, तो नाउन दो है तो क्या करेंगे? इसके पहले इसको लगाएंगे। यहाँ चला है दे प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। क्लियर? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं हमने, 6, 7, 8 हैं। इसको सॉल्व करेंगे। मतलब आप कंजंक्शन फिनिश हो गया, कंजंक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिनिश हो गया। अब उससे रिलेटेड 4, 5 हमने 8 एग्जांपल्स लिए हैं और इस 8 को क्या करेंगे? यहाँ पे हमने लिख दिया है पिक आउट द कंजंक्शन एंड से देयर काइंड्स। पिक आउट द कंजंक्शन एंड से देयर काइंड्स। लेकिन हमने इसमें बहुत कुछ मिला दिया। इसमें हमने क्या किया? बहुत कुछ मिला दिया है। आपको कंजंक्शन पिक आउट भी करना है, कुछ कॉमन एरर्स भी है, वो सारा आपको यहाँ पे देखना है। बारी बारी से सेंटेंस को क्लियर करते हैं। जब बारी बारी से सेंटेंस को क्लियर करेंगे बच्चों, तो क्या होता है? सबसे पहला सेंटेंस दिया है 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4 मतलब इस दो को जोड़ रहा है। कौन? एंड जोड़ रहा है। अब आपने पिक कर लिया कि दिस इज द कंजंक्शन। अब आपको काइंड बताना है कि ये कौन सा कंजंक्शन है। कंजंक्शन का 3 पार्ट हमने पढ़ाया था आपको, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव। ठीक है? तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में सबसे पहला एंड का यूज जो किसी दो नाउन को जोड़ता है, जो किसी दो प्रोनाउन को जोड़ता है और सेम कैटेगरी का। सेम कैटेगरी आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेम कैटेगरी पैरेलल है, मतलब ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर है? दूसरा डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो। दो वर्ड है और दो वर्ड को ये जोड़ रहा है, मतलब ये कंजंक्शन हो गया। अब बात आती है कि कौन सा कंजंक्शन है। तो हमने फिर से बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कि ऑप्शन जब देता है, ऑप्शन विकल्प मिलता है चुनने का, है ना? चुनने का विकल्प, पढ़ो या सो जाओ, पढ़ो या सो जाओ, पढ़ो या टीवी देखो, ऑप्शन है। और जब ऑप्शन की बात आती है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, मतलब ये आपका फिर से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, यहाँ देखिए, ही स्टूड बिफोर द गेट, ही स्टूड बिफोर द गेट। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव ढूंढना है, तो आपके अकॉर्डिंग जब आपको बोला जाएगा कि बेटा कंजंक्शन यहाँ पे ढूंढ लीजिए, तो आप बोलेंगे ये कंजंक्शन है, लेकिन मैं बोलूँगा ये कंजंक्शन नहीं है। आप बोलेंगे क्या? बिफोर कंजंक्शन, लेकिन मैं बोलूँगा ये कंजंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ कि कंजंक्शन जब भी यूज़ करते हैं, कंजंक्शन जब भी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो दोनों तरफ पैरेलल होना चाहिए। यहाँ देखिए एक वर्ब है और यहाँ एक आर्टिकल है, और आर्टिकल और वर्ब का मेल नहीं हो सकता। यहाँ अगर वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब होना चाहिए था, तब होता कंजंक्शन। तो ये आखिर में है क्या? ये तो है क्या? ये है एक वर्ब, ठीक है ना? और इस वर्ब की बताइए कि ही स्टूड एट द गेट, अब बिफोर द गेट, मतलब कोई आदमी खड़ा है। कहाँ खड़ा है? गेट पर, मतलब प्लेस है कोई वो,
ये क्या है? प्लेस है, मतलब ये क्या पड़ा है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। बात समझ गए? यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन नहीं है, मतलब लिख सकते हैं नो कंजंक्शन। ठीक है, ओके। फोर्थ नंबर, दिस इज द प्लेस वेयर ही लिव्स। दिस इज द प्लेस वेयर ही लिव्स। अब यहाँ क्या करेंगे? कहेंगे कि ये पूरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है, मतलब ये हो गया कंजंक्शन। फिर से आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कंजंक्शन जब यूज करते हैं तो दोनों तरफ पैरेलल होती है। और यहाँ देख रहे हैं ये कंजंक्शन के पहले है एक प्लेस और यहाँ है एक प्रोनाउन। ये है प्लेस, मतलब नाउन कह सकते हैं इसको, ये है नाउन और ये है प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है? हाँ, और उसमें भी नाउन प्रोनाउन, तो ये एक जगह है और ये एक इंसान है, पैरेलल नहीं। तो मतलब ये भी आपका कंजंक्शन नहीं है और यहाँ आप लिखेंगे नो कंजंक्शन। ये है फिर से एडवर्ब। ठीक है, यहाँ आते हैं। नीदर ही इज मेड और ही फुलिश। सेंटेंस गलत लिख दिया क्या? नीदर ही इज मैड, सॉरी मैड, ही इज मैड और ही फुलिश। ही इज छूट गया, यहाँ पे इज लिख दिया। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये आप ऑब्वियसली कह सकते हैं कि ये है कंजंक्शन, क्योंकि ये पेयर में आया हुआ है। पेयर में आया हुआ मतलब कौन सा है? कॉर्लेटिव कंजंक्शन। पेयरिंग वाला कॉर्लेटिंग, CORRELATING, कॉर्लेटिंग कंजंक्शन। ओके, समझ गए? अब ये कॉर्लेटिंग कंजंक्शन सही है कि गलत है ये भी मैं बता दूं। एकदम सही है। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि एक कंजंक्शन यूज है वो एक प्रोनाउन के पहले यूज है और दूसरा जो कंजंक्शन यूज है वो भी प्रोनाउन के पहले यूज है, मतलब बैलेंस है, पैरेलल है। बात समझ गए? इसलिए सही। He said that he could do। उसने कहा कि वह कर सकता है। उसने कहा कि वह कर सकता था। उसने कहा कि वह कर सकता था, मतलब ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, आपस में जोड़ रहा है। तब ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्यों हो गया ये भी बताते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्यों हो गया ये बताते हैं। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा नहीं मालूम। ही कुड डू, क्या कर सकता है ये भी नहीं मालूम, क्योंकि दोनों का दोनों क्लॉज है। ये दोनों क्लॉज है और क्लॉज को जोड़ते हैं तो ये हो गया कंजंक्शन। क्लियर? अब आते हैं 7 नंबर, राम एज वेल एज हिज सन इज लेबोरियस। राम तो मेहनती है ही, उसका बेटा भी मेहनती है। राम तो मेहनती है ही, उसका बेटा भी मेहनती है। एडिशनल आ गया है और एडिशनल आ गया है तो राम, ये नाम और ये नाम दोनों को जोड़ रहा है ये वाला, दोनों को जोड़ रहा है ये वाला। समझ रहे हैं ना? और मतलब ये सिंगल सा वर्ड है, क्लाउज नहीं है। क्लाउज होता तो बोलते सबऑर्डिनेट, पेयर में होता तो बोलते कोऑर्डिनेटिव, लेकिन ये दो वर्ड को जोड़ रहा है तो ये हो गया कौन सा? कोऑर्डिनेट। बात समझ रहे हैं? दो सेंटेंस को, दो क्लाउज को जोड़ता है तो बोलते हैं सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। पेयर वाले को जोड़ता है तो बोलते हैं कोरिलेट, और पेयर वाला अलग वर्ड को जोड़ता है, केवल वर्ड को जोड़ता है तो बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। क्लियर? चलिए अब यहाँ 8वां नंबर देखिए, सी वॉज प्लेइंग एंड डांस। सी वॉज प्लेइंग एंड डांस मतलब इस दोनों वर्ड को जोड़ रहा है ये वाला कंजंक्शन, मतलब समझ गए ये कंजंक्शन है। वेरी गुड, समझ गए। लेकिन क्या ये कंजंक्शन वहाँ जो है वो सही है? एकदम कंजंक्शन सही है। लेकिन अगर अब आपको बोला जाए कि कॉमन एरर बेटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप देख लीजिए, हमने बताया था कि कोई कंजंक्शन यूज करने के लिए दोनों साइड पैरेलल होना चाहिए। रिमेंबर, याद है? तब देख लीजिए दोनों साइड पैरेलल नहीं है। यहाँ आईएनजी फॉर्म है और यहाँ बिना आईएनजी का है। पैरेलल है क्या? नहीं है। तो पैरेलल बनाने के लिए इसमें आईएनजी ऐड कर दिए, कॉमन एरर हो गया। समझ रहे हैं? क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? तो अब आप क्या करेंगे? आपके एक्सरसाइज बुक से प्रैक्टिस करें, ठीक है? एक्सरसाइज बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस करने टाइम भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, आई एम विथ यू, नो नीड टू बी वरीड। ओके, मिलेंगे फिर अगले क्लास में अगला लेसन के साथ। आज ये लेसन फिनिश हो गया, लेसन क्लोज हो गया। फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की तैयारी आप पहले से करके रखें,
क्योंकि जब पहले से रीड करके कम से कम बुक को रखते हैं कि हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है और उसको पहले से रीड करके रखेंगे और जब मैं पढ़ाऊँगा तो बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बुक पढ़ चुके हैं, रीडिंग कर चुके हैं और इसलिए बात ज़्यादा समझ में आएगी। अगर आपने रीडिंग नहीं कर रखा है तो बात कम समझ में आएगी। इसलिए अगला क्लास होगा इंट्रोडक्शन का, उसमें आप पहले से आप लेसन को रीडिंग करके रखेंगे। बात समझ गए? मिलेंगे। गुड बाय, सी यू, गुड बाय।